हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर सीरीज़। आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका क्या डेवलपमेंट है, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि उसका रीज़न क्या था, क्यों ये वॉर हो रहा है, और उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो आजकल बोला जा रहा है कि रशिया जो अभी इस यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर रहा है, इसके आगे देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, जिस तरह की वॉर ऑफ वर्ड्स अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहे हैं, कि दिस वॉर मे एस्केलेट एंड मे गो टू यूरोप और टू द साउथ ऑफ रशिया। सो यहाँ पर जाके जो पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे, ही मे थिंक अबाउट अटैकिंग द अदर कंट्री। तो हम इस बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो और उनके कौन कौन से नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं करंट जो आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन की वॉर है, जो बेसिकली अभी साउथ और ईस्ट ऑफ यूक्रेन में जो चल रही है, वो वॉर का काफ़ी कुछ इंटेंसिफाई होती जा रही है। यस्टरडे यूक्रेन की जो आर्मी है, दे क्लेम दैट दे हैव किल्ड अराउंड 800 रशियंस, और रशिया ने क्लेम किया कि उन्होंने ड्रोन से पूरा कारपेट बॉम्बिंग किया ऑन द कैपिटल कीव एज वेल एज इनटू द खेरसॉन एरिया। तो जो वॉर का जो फॉर्म है वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या रहा इस वॉर का पूरा डेवलपमेंट लास्ट 1 ईयर में। अगर आप देखेंगे कि 24 फरवरी 2022 को लास्ट ईयर ये वॉर की शुरुआत हुई थी, जब रशिया ने बेलारूस की साइड से और साउथ से पूरा एरिया में अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं दैट इन यूक्रेन मोर देन 40-50,000 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं अब तक, सिविलियंस की, मिलिट्री पॉपुलेशन की। एंड ये वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, यूक्रेन को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर रशिया हैज़ स्टॉप सप्लाइंग गैस टू यूरोप एंड दे वांट टू पनिश दैम। और उस केस के अंदर जो अब यूरोपियन इकनॉमी है उनका भी, दे आर ऑल्सो फेसिंग वेरी बिग रिसेशन एट दिस मोमेंट। उनके यहाँ जो पावर की जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, वो चीज़ों की आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो अनअफोर्डेबल होते जा रही हैं, हाई इन्फ्लेशन होता जा रहा है। तो यूरोप इज़ ऑल्सो सफरिंग राइट नाउ। तो इस वजह से एक रशिया का और अमेरिका का और यूरोप का एक कॉन्ड्रम यहाँ पर बन गया है। तो इस डेवलपमेंट में हमने देखा कि जो यूक्रेन की वॉर है वो इंटेंसिफाई हुई एक साल के अंदर। अगर हम इस वॉर की शुरुआत में देखें तो आप देख सकते हैं कि रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, वो चारों तरफ से एक तरीके से इनसर्कलिंग करके किया था। तो वो बेलारूस की साइड से भी नॉर्थ में उन्होंने आके कीव तक जाके अटैक किया, और साथ में और जो एरिया थे खार्किव एट्सेट्रा जो नॉर्थ में, वो उन्होंने कैप्चर किए। और साथ में जो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट के साथ चला गया कि रशिया ने जो एक्चुअल एरिया कब्जा किया, वो रशिया का जो रशिया ने यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसे कि लुहांस्क एंड दोनेट्स्क रीजन बोला जाता है, ये पूरा डॉनबास रीजन भी कहते हैं इसको। 2 प्रोविंस हैं, उनको मिला के एक डॉनबास रीजन है। इस डॉनबास रीजन पर कब्जा किया, और साथ में वो क्रीमिया जो पहले ही ऑलरेडी 2014 में कैप्चर कर चुके हैं, उसके साथ साथ खेरसन एरिया के अंदर भी इस एरिया पर कैप्चर किया। तो एक तरीके से रशिया ने जब शुरुआत की थी लास्ट ईयर, तो विद इन 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट लाइक नॉर्दर्न पार्ट और इवन ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया था। और ऑलमोस्ट वो आप देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाके ओडिशा जो एरिया है, जो बिल्कुल मोल्दोवा से टच में है, अटैच मतलब नेक्स्ट सिटी बड़ा माना जाता है यूक्रेन में, वहाँ तक पहुँच गए थे। और उसके बाद वो एक तरीके से कीव पर अटैक करने वाले थे। बट लास्ट 1 ईयर में यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया है। यूरोप और अमेरिका ने उनको बहुत ज़्यादा वेपन सप्लाई किए हैं, और रशिया का एक मजबूरी है कि दे कैन नॉट यूज़ एटम बॉम्ब। ऑब्वियसली दे थॉट दैट ये वॉर जो होगी 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, बट वो वॉर स्ट्रेच होता गया बिकॉज देयर इज़ अ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन्स जो यूरोप से और अमेरिका से उस यूक्रेन को मिल रहा है। वेयर इन रशिया अपने भी जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको यूज़ कर रहा है, और अपनी आर्मी को यूज़ करके दे वांटेड टू गिव अ बिग फाइट। बट जो एक तरीके से डॉग फाइट जो हो रहा है, ग्राउंड पर हैंड टू हैंड फाइट हो रहा है, इस वॉर के अंदर ये चीज़ डिले होना बहुत ही नेचुरल है। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आर्मीज़ को एक तरीके से जाके एरिया को कैप्चर करना है, एंड इट टेक्स टाइम। बिकॉज अगर दोनों कंट्रीज़ के पास सिमिलर काइंड ऑफ वेपन्स आ जाएँ तो फिर वॉर थोड़ा सा इलोंगेट हो जाती है, और यही हुआ है। और पिछले 6-7 महीने के अंदर हमने देखा है कि जो यूक्रेन है वो विद द हेल्प ऑफ ऑल द मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, उन्होंने रशिया की आर्मी को नॉर्थ से पूरा पीछे हटा दिया है, और रशिया ने भी टैक्टिकल रिट्रीट करके अपना पूरा नॉर्थन एरिया खाली कर दिया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खार्किव वगैरह का एरिया है, वहाँ तक
यूक्रेन अपना वापस कैप्चर कर चुका है। सिर्फ जो आप देख सकते हैं रेड वाला पोर्शन जो कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और जो आप कह सकते हैं दोनबास रीजन, वहाँ पर रशिया का बहुत प्रॉपर कंट्रोल हो गया है। और जो साउथ का इलाका है क्रीमिया से ऊपर, वो इलाके पर भी अभी रशिया का कब्जा है। बट यहाँ पर आजकल जो फाइट चल रहा है वो खेरसन के इलाके में यूक्रेन रशिया को पीछे एक तरीके से पुश कर रहा है। तो ये वॉर इस वक्त यहाँ पर इंटेंसिफाई हो चुकी है। एंड लेट्स सी हाउ द डेवलपमेंट गोज़। एक सीज़ फायर का भी एक प्लान चल रहा है नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर। अगर ये सीज़ फायर होता है तो हो सकता है यहाँ पर आके थोड़ा पीस आए। अगर ये नहीं होता है तो नेचुरली और ज़्यादा कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं। अब जहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये रशिया और ये यूक्रेन वॉर हुआ है, इसका ये रीज़न क्या था, हमने पुराने अपने एपिसोड में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एक बार और आपको रीट्रेट कर रहे हैं कि जो वॉर है ये इमिनेंट ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुई है। इसके बहुत 2-3 मेन रीज़न बताए जाते हैं कि वाई रशिया टुक द डिसीजन टू अटैक यूक्रेन एंड इंश्योर दैट कि जो एनिमीज़ हैं वो अपने गेट्स पर ना आएँ और वो यूक्रेन या उसके बियॉन्ड बाउंड्री पर रहें। तो एक रीज़न तो था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोप है पूरा डिवाइड हो गया था इनटू 2 पार्ट्स। वन वाज सपोर्टिंग अमेरिका और वन अमेरिका इज लीडिंग द एंटायर एरिया एंड द अदर रीजन वाज रशिया, जो बाकी सारे कंट्रीज़ को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहता था। तो एक तरीके से पूरा यूरोप को डिवाइड कर दिया गया था आयरन कर्टेन में। जो लेफ़्ट साइड का आप कह सकते हैं जो वेस्ट साइड का यूरोप था, उन लोगों ने एक मिलिट्री अलायंस कर लिया था, एक नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। वेर इन जो ईस्ट साइड के यूरोप के कंट्रीज़ थे जैसे बल्गारिया है, हंगरी है, इन कंट्रीज़ ने, चेकोस्लोवाकिया है, इन कंट्रीज़ ने अपना सारा मिलिट्री अलायंस कर लिया था रशिया के साथ इन थ्रू वार्सो पैक्ट में। और यहाँ पर आके एक तरीके से पूरा यूरोप डिवाइड हो गया था। बट जैसे ही यूरोप का डिसइंटीग्रेशन हुआ और जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूएसएसआर करीब 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था। इन 15 कंट्रीज़ में से 3 कंट्रीज़ तो इमीडिएटली पूरा रशियन फेडरेशन से अलग हो गए और अमेरिका के पास चले गए, और बाकी 12 कंट्रीज़ भी जो थे वो दे वर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो उन 12 कंट्रीज़ में से 2-3 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने रशिया के डोमिनेंस को 1992 के बाद मानने से इनकार कर दिया और वो न्यूट्रल रहने लगे। और उन कंट्रियों में से यूक्रेन एंड जॉर्जिया दे वर एट द फोर फ्रंट, दे वर नॉट पेइंग ऑल द ऑर्डर अटेंशन टू द ऑर्डर्स ऑफ रशिया की अगर आपको कुछ भी काम करना है तो रशिया यूज्ड टू फील लाइक अ बिग ब्रदर। वो बाकी जो 12 कंट्रीज़ थे उनको लेके साथ नहीं चलता था, बल्कि एक डोमिनेंस एक तरीके से दिखाता था। और उसी केस में प्रोटेस्ट हुए, यूक्रेन और जॉर्जिया ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने बेटर समझा कि बजाय रशिया के साथ रहने के इट इज़ गुड टू गो टू द अमेरिकन कोर्ट और वहाँ पर जाके नाटो की मेंबरशिप लेते हैं। एंड दैट रियली ऑफेंडेड रशिया कि रशिया ने कहा अगर मेरे बॉर्डर पे ही मेरे 2 लोग जो बहुत ही क्लोज और स्ट्रेटेजिकली भी फिट होते हैं, अगर ये लोग अमेरिका के साथ चले गए तो उनकी अपनी सिक्योरिटी और अपने जो बिजनेस हैं, ट्रेड है, वो ख़राब होगा। तो एक जो फर्स्ट रीज़न कहा जाता है वाई रशिया actually took that offense was basically when the Georgia and Ukraine they applied for the NATO membership. So NATO membership was one of the reason why this entire thing got basically excavated. सेकेंड रीज़न था कि जो रशिया है वो सारा का सारा अपना गैस का सप्लाई यूरोप को करता है और अपनी बहुत मेजर इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर है गैस वहाँ पर। इसमें जो आप देख सकते हैं मेन पाइपलाइंस यूक्रेन से होके जा रही हैं और बाकी जो पाइपलाइंस है वो आप देख सकते हैं बाल्टिक सी होते हुए नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 जो बेसिकली जर्मनी पोलैंड को सप्लाई करते हैं, इवन यूके को गैस सप्लाई होता है। और थर्ड जो उनकी स्ट्रीम है वो बेसिकली ब्लैक सी से होते हुए आप देख सकते हैं टर्की होते हुए बाकी यूरोप को सप्लाई करता है। तो बट उनका जो मेन आप देख सकते हैं जो पाइपलाइंस है वो 3 ये वाले पाइपलाइंस हैं। अगर इसी पाइपलाइंस के अंदर आप देख सकते हो अगर यूक्रेन जो एक एरिया है अगर वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए और ऑलरेडी वहाँ पर आप देख सकते हो ये फिनलैंड और आपका देख सकते हैं स्वीडन, अगर इस एरिया में भी अगर अमेरिका अपना कंट्रोल कर ले, नाटो की मेंबरशिप दे दे इन लोगों को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ में भी जो जॉर्जिया है अगर वो आ जाए तो नेचुरली अमेरिका उसके गैस वाले जो रीजन्स को कंट्रोल कर सकता है और वहाँ से सप्लाई फर्दर करने में वो डिक्टेट कर सकता है। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में अगर अमेरिकन डोमिनेंस आ गया तो वो यूरोप को प्रॉपरली जो अपने गुड्स सप्लाई करने हैं, गैस सप्लाई करना है, ऑयल सेल करना है और बाकी चीज़ों को भी बारे में ट्रेड करना है, वो इतना फ्रीली कर पाएगा। तो वो चाहता था कि अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए टू इंश्योर दैट कि ये सारे कंट्रीज़ न्यूट्रल रहें या फ्रेंडली रहें, ना कि वो हॉस्टाइल कंट्री बन जाएं। तो गैस वाज वन रीज़न कि बिज़नेस को मेंटेन करना है। कोल्ड वार के बाद जैसे मैंने बताया कि दोनों में डोमिनेंस चल रहा था और अभी पिछले 10-15 साल से ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका का जो ब्लू वाला पोर्शन है वो यूरोप टुवर्ड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अपना
वेस्ट की तरफ, आप देख सकते हैं सॉरी ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है वेस्ट से। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि रशिया चाहता है कि ये वाला जो एक्सपेंशन है ये ख़त्म हो। ये जो पहले 15 कंट्रीज़ की मैंने बारे में बात कर रहा था, इन 15 कंट्रीज़ में से 3 कंट्रियों ने नाटो की मेंबरशिप ऑलरेडी ले ली है, जो कि बाल्टिक स्टेट्स कहे जाते हैं। मैं अभी कुछ देर में आपके बारे में उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 2 कंट्री और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला था आपका, आप कह सकते हैं जॉर्जिया, और साथ में आपका जो यूक्रेन है। ये 2 रीजन्स भी ऐसे हैं जो नाटो के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो नेचुरली अमेरिका ने कहा कि मैं नाटो के लिए इनका एक्सपेंशन नहीं होने दूंगा। एंड दैट इज़ वेयर जो प्रेसिडेंट पुतिन है, जो पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट रूल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ग्रेजुअली मैं अब अपना एक्सपेंशन करूँ। जस्ट लाइक हिटलर, आई वॉन्ट टू कंट्रोल यूरोप। सो देर इज़ अ थर्ड पॉसिबिलिटी वाई रशिया वॉन्ट्स टू go further beyond its boundary is that जो प्रेसिडेंट पुतिन है, he want to become put himself into the great leaders of Europe। तो शायद हो सकता है वो उस एक्सपेंशनरी मूव के रीजन से भी वो अपना बॉर्डर्स को बढ़ाना चाहें। और फोर्थ रीजन जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ और स्ट्रेटेजिकल रीजन्स भी हैं। जैसे जो रशिया है, रशिया का एक पार्ट आप देख सकते हैं, रशिया बॉर्डर के साथ में यूक्रेन है, यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस है, बेलारूस के ऊपर 3 कंट्री आते हैं, लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया, जो बाल्टिक स्टेट्स होते हैं। लेकिन पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में ये जो इलाका है, ये भी बेसिकली जो आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है पूरा का पूरा, ये बेसिकली जो है एक रशिया का ही पार्ट है, कॉल्ड कालिनिनग्राद। ये भी रशिया का पार्ट है। आप सोचिए, रशिया को कोई भी चीज़ें सप्लाई करनी होती हैं, वो वाया सी देती हैं या फिर बेलारूस के थ्रू एक जनरल एक ट्रेड होने के थ्रू लिथुआनिया पास करते हैं। अगर वो उस एरिया में यहाँ कंट्रोल कर लें तो एक तरीके से वो बाल्टिक स्टेट्स को यूरोप से अलग कर सकते हैं, और पोलैंड के ऊपर अटैक करने का या कंट्रोल करने का भी बहुत अच्छा चांस हो सकता है। तो ये रशिया का इंटरेस्ट है कि वो यूक्रेन पर जाए, बेलारूस उसका फ्रेंडली कंट्री है, और उसके बाद वो कालिनिनग्राद वाला एरिया कब्जा करके पूरे बाल्टिक सी पर अपना कंट्रोल अच्छे से कर ले। तो दिस इज़ अनदर रीज़न वाई एक कहा जाता है कि रशिया की पॉसिबिलिटी है कि वो चाहता है कि किसी तरीके से भी यूक्रेन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंडली बना के कैसे भी करके अपने कंट्रोल में ले। और अब एक और रीज़न कहा जाता है कि रशिया का जो अपना प्लान है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है, जब यूएसएसआर था तो वो उन्होंने एक अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ था इन बाकी 15 कंट्रीज़ में, और जब इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सारी रशिया की पॉपुलेशन वापस से रशिया में नहीं गई। जो रशियन स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी सारे लोग यूक्रेन में बस गए, काफ़ी सारे लोग जो रह गए थे बेलारूस में, काफ़ी सारे लोग एक और कंट्री है जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, कॉल्ड मालदोवा। वो मालदोवा के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर रह गए। तो रशिया चाहता है कि जितने भी रशियन स्पीकिंग कंट्रीज जो प्लेसेस हैं वो या तो हमारे यहाँ मर्ज हो जाएं या फिर वो फ्रेंडली कंट्री बने रहें। जैसे कि बेलारूस जो है एक फ्रेंडली कंट्री है, उससे कोई इशू नहीं है रशिया से, वो एक तरीके से क्वाजी कंट्री माना जाता है रशिया का, राइट। सेकंड पार्ट आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन को कि किस पोर्शन की तरफ रशिया का इंटरेस्ट है, कि वो देख सकते हो कि ईस्ट का जो एरिया है, जो लुहांस्क और दोनेस्क वाला रीजन है, वहाँ पर भी रशियन स्पीकिंग लोग हैं, और वो लोग रशिया से ज़्यादा एफिनिटी मानते हैं। दैट इज़ वाई रशिया इज़ कीन टू कंट्रोल दिस एरिया। और उन्होंने 2014 में यूक्रेन से फोर्सेबली अनेक्स कर लिया, छीन लिया था क्रीमिया, जस्ट बिकॉज सेइंग दैट कि यहाँ पर हमारे सारे रशियन लोग ही 77% जो पॉपुलेशन है रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो वो यूक्रेन के साथ क्यों जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कालिनिनग्राद में जो एरिया है वो रशियन कंट्री ही है। तो एंड इवन फॉर दैट मैटर इवन लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के अंदर भी रशियन स्पीकिंग लोग कहे जाते हैं। तो रशिया का मानना है कि जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे, जो अपनी मेजॉरिटी जो उनकी लैंग्वेज स्पीकिंग जो सारे रशियंस हैं उनको अपने साथ मिलाएंगे और अपने बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे। दैट इज़ अनदर रीज़न, वो अपना एक लॉजिक देते हैं जिसकी वजह से रशिया अपना एक्सपेंशंस कर रहा है अपने बाउंड्री के बियॉन्ड। तो ये तो रहा कि 3-4 ब्रॉड रीज़न हो गए, नाटो का, गैस सप्लाई का, फ्रेंडली कंट्री बनाने का, और अपने स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं रशियन स्पीकिंग कंट्री उनको अपने साथ लेने का। आइए जानते हैं एक और जो लास्ट मेन रीजन रहा जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक नाटो की मेंबरशिप से एक तरीके से वो इग्निशन पॉइंट बन गया कि कहाँ से स्पार्क लगा और उस चीज़ को आगे बड़ी चीज़ें बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि 1949 में जो नाटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था अपने वेस्ट यूरोप के साथ, सारे कंट्रियों के साथ। उसमें अमेरिका के भी कंट्रीज़ थे जो कि यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा था, और बाकी इन सारे 12 इन कंट्रियों को मिला के अपना एक फाउंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बट ये ऑर्गेनाइजेशन में 12 कंट्रीज़ ही नहीं रहे, बाद में धीरे धीरे करके टर्की और चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी वगैरह भी आते गए। बट 1992 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो आप देख सकते हैं कुछ 3 और कंट्री लाइक एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी इसके मेंबर बन गए थे।
बट चीज़ें अगर यहाँ तक लिमिट रहती तो काफ़ी था। बट 2000 आप देख सकते हैं 2022 में आते आते अभी 5 कंट्रियों ने और अप्लाई कर दिया है, जो कि रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। वही कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि जॉर्जिया, जो कि रशिया के बिल्कुल साउथ में है, ये पूरा का पूरा ऑरेंज वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये सारा जॉर्जिया है जो साउथ ऑफ रशिया है। यहाँ पर इन्होंने 2008 में नाटो के लिए अप्लाई कर दिया था। एंड सेम इज़ द केस विद यूक्रेन। यूक्रेन ने 2014 में ऑफिशियली और ज़्यादा अपने एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इन्हीं दो रीजन से आप देखेंगे कि जैसे ही इन दो कंट्रीज़ ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, उसी वक्त इमीडिएटली रशिया ने इनको पनिश करने के लिए इनके ऊपर अटैक किया। आप देख सकते हैं कि 2008 में जो एरिया था, जो 2008 में जॉर्जिया के अंदर, जैसे ही जॉर्जिया ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, तो जॉर्जिया के अंदर जो रशियन स्पीकिंग जो एरियाज़ थे वहाँ पर रशिया ने रिवोल्ट करा दिया और उनको कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाओ। ऐसा इंडिपेंडेंट मूवमेंट पहले भी चल रहा था, पुराना हिस्ट्री था उसका, और 1992 में सेपरेशन के बाद भी यहाँ पर रशिया उनको सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो नाटो के लिए अप्लाई कर रहा है जॉर्जिया, उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पर अटैक करके इस एरिया के अंदर जो दो एरिया कहे जाते हैं अबखाज़िया एंड साउथ ओसेशिया, इन दो एरियाज़ के अंदर बेसिकली इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलवा दिया और एक तरीके से वहाँ पर अपना आर्मी को भेजकर, अपना एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर उस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया है और उनको अब ग्रेजुअली वो अपने यहाँ मर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से जो कुछ अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन में किया वो ऑलरेडी जॉर्जिया में कर चुके हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड दोज 2 प्लेसेस इन जॉर्जिया। एंड देख सकते हैं आप जॉर्जिया के अंदर अब बहुत सारे एरियाज़ में उन्होंने अपने परमानेंट बेसिस बना लिए हैं मिलिट्री के, जो कि बिल्कुल रशियन बॉर्डर से अटैच्ड हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर जॉर्जिया के अंदर आके भी अपने बेसिस बना चुका है। सेम चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे ही जॉर्जिया से बाद में 2014 में 14 में जब अप्लाई किया यूक्रेन ने थोड़ा अपना मेंबरशिप के लिए, तो उसी वक्त पनिश करने के लिए रशिया ने जो उनका साउथ पोर्शन था क्रीमिया का, वहाँ पर इसको अटैक किया और अपने कब्जे में ले लिया। और अपने कब्जे में लेने के बाद इस एरिया में जो है इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलानी शुरू कर दी और यहाँ के लोगों को अपना, जो इंडियन वहाँ पर रशियन आर्मी थी, उनके अपने लोगों को सिविलियन ड्रेस पहना के इस एरिया के लोगों को प्रॉपर वेपन सप्लाई किया, स्ट्रेटजी वगैरह सब उनको संभालने लगे, कमांड समझाने लगे। और ग्रेजुअली अब 2022 में आते आते जब यूक्रेन ने अपना नाटो के जो मेंबरशिप है उसको और इंटेंसिफाई कर दिया कि हमें जल्दी मेंबर बनाएं, तब रशिया ने इस एरिया में अटैक करके यूक्रेन को भी पनिश करने का कोशिश किया। तो नाटो की एप्लीकेशन की वजह से 2 कंट्रीज़ ऑलरेडी सफ़र हो चुके हैं रशिया के। वन इज़ जॉर्जिया एंड सेकंड इज़ यूक्रेन। और यूक्रेन के भी 3 रीजन हम बता चुके हैं। लुहांस्क, दोनेत्स्क रीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लेके वो अपने, अभी भी रिसेंटली रशिया ने इस एरिया को अपने अंदर मर्ज करने के लिए भी अनाउंस कर दिया है। आइए देखते हैं इन 2 कंट्रीज़ के अलावा और कहाँ पॉसिबिलिटी है कि रशिया शायद माने नहीं और उन और कंट्रीज़ के ऊपर भी जाए। तो इनमें से 2 कंट्री ऐसे हैं जो जर्मनी के ऊपर आप देख सकते हैं, नॉर्थ में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में से एक नॉर्वे आता है, इधर स्वीडन है और इधर आपका फिनलैंड है। तो फिनलैंड जो है रशिया के बॉर्डर से बिल्कुल अटैच्ड है, और उसी के साथ साथ अगर आप कालिनिंग्राड की बात करते हैं तो स्वीडन और फिनलैंड दोनों मिला के इस बाल्टिक सी को और बाकी सारे सी को कंट्रोल करते हैं। तो इस रीजन के अंदर भी रशिया चाहता है कि अपना कंट्रोल रहे। टिल 2022 तक अगर माने तो नाटो ने नॉर्वे को तो अपना मेंबर बना लिया था, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड अभी भी न्यूट्रल थे टिल 2022। लेकिन जब यूक्रेन की वॉर हो गई तो मई 2022 में ऑफिशियली अपनी एप्लीकेशन को उन्होंने और फर्दर इंटेंसिफाई कर दिया है। स्वीडन ने और फिनलैंड ने दे हैव अप्लाइड फॉर नाटो मेंबरशिप, और रशिया ने वार्न किया है कि अगर ये मेंबरशिप दे दी गई तो फिर वो रशिया, फिनलैंड और स्वीडन पर अटैक कर देगा, और ये बहुत हाईली लाइक्लीहुड है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों का रीज़न क्या है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो गैस पाइपलाइन जितनी भी जाती हैं उसमें से एक मेन गैस पाइपलाइन जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 और 1 है, वो डायरेक्टली जर्मनी को और यूके को जो गैस सप्लाई होती है, ये बहुत बड़ी मेन एक तरीके से लाइन है, लाइफ लाइन है रशिया के लिए सप्लाई करने को। तो अगर कहीं पर फिनलैंड और स्वीडन उनके हॉस्टाइल हो गए तो उनको यहाँ सप्लाईज में मुश्किल आ जाएगा, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट वांट देम टू बिकम अ नाटो मेंबर। और इसका इसीलिए
अभी अभी उन्होंने वॉर्न किया है, रशिया ने क्लियरली बोल दिया है कि वो अगर मेंबरशिप मिलती है तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और उनका रीज़न क्या है कि जो फिनलैंड के साथ रशिया का 1300 किलोमीटर का एक बॉर्डर है, और उस बॉर्डर पे अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर उनकी डायरेक्ट फाइट बिल्कुल आई टू आई एक तरीके से रशिया और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और अमेरिका और रशिया बेसिकली ऐसा चीज़ कभी होना नहीं देना चाहता। दे डोंट वांट डबल नाटो बॉर्डर एट रशिया, राइट। सो उसको बचने के लिए वो क्लियरली वॉर्न कर रहे हैं। एक और रीज़न है कि जो कालिनिनग्राद का एरिया है लिथुआनिया से नीचे, जो रशिया का पार्ट है, उसी के सामने आप देख सकते हैं कि एक गॉटलैंड करके एक आइलैंड है जो उस पूरे सी के अंदर बहुत बड़ा एरिया है। और ये अमेरिका चाहता है कि नाटो के मेंबरशिप देने के बाद इस एरिया पर स्वीडन से वो बेसिकली और फिनलैंड से गॉटलैंड वाला जो एरिया है यहाँ पर उनके साथ मिलके अपना मिलिट्री बेस बनाए। अगर वहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री बेस बनता है तो आगे कभी लड़ाई बढ़ती है तो इस एरिया पर कंट्रोल करने को उनको आसानी होगी। तो रशिया नेवर वॉन्ट देम टू बिकम मेंबर्स। तो एक तो रहा कि जो एक्स यूएसएसआर के जो स्टेट्स थे, जॉर्जिया और यूक्रेन, वो मेंबरशिप ले रहे थे, उनको पनिश करने के लिए रशिया ने अटैक किया। दे डोंट वांट देम टू बिकम नाटो मेंबर। सेकंड इज, जो रशिया के नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर वो नाटो मेंबर बनते हैं तो एक तरीके से रशिया के लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। एंड साथ में वो उनके ट्रेड को भी अफेक्ट करेगा। जो गैस पाइपलाइन वगैरह हैं वो डेंजर में हो जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए भी रशिया में अटैक फिनलैंड एंड स्वीडन, एंड दे मे फोर्स देम टू टू मेक श्योर दैट कि नाटो के मेंबर वो ना बने। और इसीलिए वो उनका अमेरिका से डायरेक्ट फाइट चल रहा है। एक और एरिया है जो कोला पेनिनसुला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के, बिल्कुल टॉप में नॉर्थ में फिनलैंड के पास, आप देख सकते हो नॉर्वे फिनलैंड के पास में हैं। और इसका डायरेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के, सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर जो सबमरीन्स होती हैं, और वो डायरेक्टली अमेरिका को अटैक करने के लिए पूरा कंट्रोल सिस्टम है। तो अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से वो इस एरिया में आ जाए और यहाँ आ जाए तो रशिया को इसी तरफ इंसर्कल कर ले और उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर भी एक प्रेशर होगा। तो नेचुरली रशिया नेवर वांट स्वीडन एंड फिनलैंड टू बिकम मेंबर। अनदर एरिया जो आप देख सकते हो जिससे मुझे लगता है कि देयर इज हाई लाइक्लीहुड है कि रशिया इसके अलावा और 3 कंट्रीज़ पर वो कौन सा अटैक कर सकता है। वो 3 कंट्री जो यूक्रेन के ऊपर बेलारूस के साथ में अटैच 3 कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं बेलारूस और रशिया का बॉर्डर है, और बेलारूस के ठीक ऊपर 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट, उनके बाजू में ही बाल्टिक सी है। तो 3 कंट्रीज जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया इसका कैपिटल है तालिन, लैटविया इसका कैपिटल है रीगा, और लिथुआनिया इसका कैपिटल है विलिनियस। यहाँ पर भी ये लोग सारे के सारे लोग अमेरिका से प्रो हैं, नाटो के मेंबर हैं, और अगर जरा भी यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ हुआ, नाटो की मेंबरशिप बढ़ी, तो रशिया की बहुत हाईली लाइक्लीहुड है वो अपने कालिनिनग्राद को बचाने के लिए रशिया यहाँ से अटैक कर सकता है दोनों तरफ से और इन बाल्टिक स्टेट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि बाल्टिक स्टेट्स कंट्रोल हो जाएं। तो एक तो रीज़न है कि वो दोनों तरफ से अटैक करके इस एरिया पर कैप्चर करना कहीं पॉसिबिलिटी कर सकता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट और है कि जो बेलारूस और जो उनका रशिया का अपना ओन एरिया है कालिनिनग्राद, उसके बीच में ये बॉर्डर आता है, जिस बॉर्डर को पोलैंड और लिथुआनिया का बॉर्डर कहा जाता है। इस बॉर्डर पे एक 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर सारा ट्रेडिंग होता है, सप्लाई होता है टू कालिनिनग्राद। अगर अमेरिका, फिनलैंड एंड स्वीडन को मेंबरशिप देता है नाटो की, तो इस एरिया में काफ़ी अच्छा उसका प्रेजेंस हो जाएगा। उस केस में वो चारों तरफ से कालिनिनग्राद को इनसर्कल कर सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो एक लाइन जो आप देख सकते हैं सुवाल्की गैप है, वहाँ बेसिकली रशिया चाहता है कि मेरी सप्लाई प्रॉपर चलती रहें, और उसके लिए वो बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि इस एरिया में जाके कंट्रोल कर ले। और वो अटैक करके अगर कंट्रोल करता है और दोनों एरियाज़ को मिला देता है तो एक तरीके से पूरे जो ऊपर का बाल्टिक स्टेट है उसको वो कट ऑफ कर सकता है और वहाँ पर फिर साइमल्टेनियसली उस एरिया में आके अटैक कर सकता है। तो देयर इज़ अ हाईली लाइक्लीहुड कि रशिया में आफ्टर यूक्रेन इट मे गो टुवर्ड्स दिस एरिया एंड देन सब्सिक्वेंटली एक बार यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो नेक्स्ट जो नेशन जो वर्ल्ड वॉर 1 में भी सबसे कमज़ोर था और पहला निशाना बना था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी, उस कंट्री का नाम था पोलैंड, वो पोलैंड की तरफ भी अटैक कर सकते हैं जो कि एक नाटो का मेंबर है। तो देयर इज़ अ थर्ड लाइक्लीहुड कि इस एरिया में भी वॉर फर्दर इंटेंसिफाई हो सकती है। आपके लिए ये वर्ड बहुत ज़रूरी है जानना, ये गैप जो है उस गैप को क्या बोला जाता है, सुवाल्की गैप। उसके आगे हम देखते हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि अगर वहाँ अटैक वहाँ पर कब्जा किया तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो पोलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो पोलैंड कुड बी द नेक्स्ट टारगेट अगर वो उससे इस रीजन के अंदर आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा था आपको, नेटो मेंबरशिप की वजह से सारा का सारा एरिया अभी काफ़ी ज़्यादा कंटेंशन और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। वैसे ही एक और कंट्री है जो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल
रशिया इस कंट्री पर, जो कि एक्स यूएसएसआर कंट्री है, इस पर डेफिनेटली अटैक करेगा। ये कंट्री जो है यूक्रेन के साउथ में है, और जो कुछ अभी आपने जॉर्जिया में देखा, जो कुछ आपने यूक्रेन में देखा, वैसा ही सिमिलर सिनेरियो रशिया का जो एक्स यूएसएसआर कंट्री है, उस कंट्री का नाम है मालडोवा, मालडोवा के अंदर भी होने वाला है। मालडोवा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल रीजन है कॉल्ड ट्रांसनिस्त्रिया, राइट। ट्रांसनिस्त्रिया का एक बैकग्राउंड है कि ये शुरू में बेसिकली मोल्डोवा जो था एक रशिया का पार्ट बन गया था, बट उनकी जो कल्चर है उस एरिया में जो लोग हैं मोल्डोवा के, दे आर मोर क्लोज टू रोमानिया। लेकिन बिकॉज यूएसआर से एक तरीके से इंटीग्रेशन हुआ था 1940s में, तो यहाँ पर बहुत सारी रशियन पॉपुलेशन भी इसके नॉर्थ में आ गई थी। और इस नॉर्थ पॉपुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं जो नॉर्थ का जो रेड वाला पोर्शन है, ये सारा इलाका जो कहा जाता है इसको ट्रांसनिस्त्रिया कहा जाता है। तो मोल्डोवा के अंदर ऑलरेडी यूक्रेन के बाद आप देख सकते हैं बाल्टिक्स होते हुए उड़ीसा के पास से इस एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया का अपना कंट्रोल है। तो अगर वॉर होती है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके पर रशिया जरूर कब्जा करना चाहेगा, बिकॉज रशिया ऑलरेडी यहाँ से लुहांस्क डोनेट्स्क वाला रीजन को कंट्रोल कर चुका है। अगर उसके पास यहाँ भी अपने फ्रेंडली कंट्री ट्रांसनिस्त्रिया के पास हैं, अगर जरा भी इसमें इस एरिया को उन्होंने कैप्चर करने की अच्छे से प्लान कर लिया, तो नेक्स्ट अटैक करके वो इस पूरे एरिया को वो अपने कब्जे में ले सकता है। और अगर रशिया ने ये वाला पूरा एरिया अपने में कब्जे में लिया और मोल्डोवा तक आ गया, तो मोल्डोवा को वो नेचुरली अपने कब्जे में ले सकता है। और उसके बाद मोल्डोवा के अलावा एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है रोमानिया, जो कि उसका ठीक नेक्स्ट कंट्री है। और रोमानिया एक नेटो कंट्री है, तो देयर इज अनदर लाइक्लीहुड कि अगर रशिया का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट आपके ईस्टर्न से वेस्ट की तरफ जाएगा, तो अगर वो ईस्ट रीजन से वेस्ट रीजन में जाएगा, तो नेचुरली वहाँ पर उसको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो रोमानिया का मिलेगा। तो आप देख सकते हैं रशिया के पास अभी अराउंड 4 to 5 टारगेट ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की एक अपनी एम्बिशंस हैं, ऑलरेडी वो 20 ईयर्स से वर्ल्ड में अपना रशिया में कंट्रोल कर रहे हैं और वर्ल्ड में अपना एक बहुत स्ट्रांग लीडर की इमेज बना के रखी हुई है। पिछले 5-6 साल के अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने सीरिया के अंदर, किस तरीके से उन्होंने ईरान के अंदर अमेरिका के जो एंटी ग्रुप्स थे उनको हेल्प किया और कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया। उसी की वजह से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका अपने जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, उधर फिनलैंड स्वीडन को सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो रशिया को साउथ से ऐसे ज़्यादा आगे ना बढ़ने दे और उल्टा उसको कंटेन करे। तो ये बेसिकली जो वॉर हो गई है, टू जायंट्स की फाइट हो गई है, टू कंट्रोल द एरियाज, कंट्रोल द डोमिनेशन। और इन दिस केस अगर इस जो हेजेमनी को ब्रेक करने के लिए अगर रशिया ने थोड़ा भी प्लान किया, तो ये जो 4-5 कंट्रियों के मैंने नाम अभी डिस्कस किए हैं, चाहे वो जॉर्जिया है या मोल्डोवा है या आपका बाल्टिक स्टेट्स है या फिनलैंड और स्वीडन है, इन कंट्रियों पर हाईली लाइक्लीहुड है कि नेक्स्ट अटैक हो सकता है एंड देयर कुड बी पॉसिबली स्टार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3। बट आई होप ऐसा ना हो। आई होप दैट देयर इज़ अ सैनिटी दैट कम्स इन द पिक्चर। जो रशियन और यूक्रेन की वॉर है, कहीं किसी तरीके से भी उसमें पीस आए और उन बातों को, उन चीज़ों को, मैटर्स को बातों से सॉल्व किया जाए। इसी होप के साथ हम प्रे करते हैं कि जो हमारा ईयर 2023 है, इसमें वॉर की एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले सालों में हम वर्ल्ड वॉर 3 भी देख सकते हैं। So we have seen that how Russia has controlled Georgia as well as now controlled some areas of Ukraine, and they have a very high ambition to go beyond their boundaries and what all areas they may attack. Keep an eye on this. We'll definitely share the updates to you and we'll try to simplify those topics to you in current affairs. Keep watching Made Easy Current Affairs. Bye-bye. Take care.